आज हम पढ़ेंगे पहले वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एंड राइट्स लॉ। उसके बाद देखो, सबसे पहले बात करते हैं वेपर प्रेशर की कि वेपर प्रेशर क्या चीज है। देखो, सिंपली अगर बात करें तो वेपर प्रेशर इज जस्ट प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर। मगर कब? देखो, सबसे पहले पहले हम एक काम करते हैं, एक लिक्विड को ले लेते हैं जो वोलेटाइल है, मींस वेपर में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, अब अगर हम इसको अगर हीट करेंगे तो इसकी वेपराइजेशन इवेपोरेशन होगी, लिक्विड के मॉलिक्यूल गैसीय स्टेट में जाएंगे। ठीक है, तो अगर ये ओपन होगा, ये बीकर जो है ओपन होगा तो वेपर्स एस्केप कर जाएंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस वेपर्स को कलेक्ट करना है अबव द लिक्विड, मींस इसको क्लोज कर देना। फिर क्या होगा, वेपर्स यहाँ पे कलेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। अगर एक टाइम आएगा कि यहाँ पे जो वेपर्स कलेक्ट हो रहे हैं, जितनी रेट से वेपर्स बन रहे हैं उसी रेट से वेपर से दोबारा से लिक्विड बनना शुरू हो जाएगा। लिक्विड के मॉलिक्यूल यहाँ पे वेपर फॉर्म में कंडेंस होना शुरू हो जाएंगे और दोबारा से लिक्विड स्टेट में आएंगे। मींस इस स्टेज पे जितने मॉलिक्यूल्स लिक्विड के वेपर्स में जा रहे हैं और वेपर के दोबारा से लिक्विड में आ रहे हैं, वो रेट दोनों बराबर हो जाएंगे। मींस रेट ऑफ वेपराइजेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन दोनों बराबर हो जाएगा। उस स्टेज को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेज। इस स्टेज पे जो इन वेपर्स का प्रेशर होगा लिक्विड्स पे, वेपर्स इक्विलिब्रियम स्टेज पे जो वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे लिक्विड पे, उसको हम वेपर प्रेशर बोलते हैं। उस लिक्विड का उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, जिस टेम्परेचर पे आपने इसको हीट किया हो। बात समझे? तो वेपर प्रेशर इज द pressure of vapor present in equilibrium with the liquid। बात समझे? सिंपल सी डेफिनेशन, वेपर प्रेशर इज द प्रेशर ऑफ वेपर प्रेजेंट above the liquid in equilibrium with the liquid। समझे? इसमें जो वेपर्स है वो कितना प्रेशर इस लिक्विड पे एक्सर्ट कर रहे हैं, कब? जब ये दोनों फेसेस इक्विलिब्रियम स्टेज पे। बस समझे? सिंपल सी डेफिनेशन। ठीक है, चले आगे। अब इस वेपर प्रेशर के साथ में हम देखते हैं कि वेपर प्रेशर किसी भी लिक्विड का किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। मींस हमारे पास डिफरेंट तरह के लिक्विड्स हैं, तो क्या सेम टेम्परेचर पे उनका वेपर प्रेशर सेम होगा? ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, हम ये चीज देखते हैं। सबसे पहले फैक्टर है लिक्विड की नेचर, नेचर ऑफ लिक्विड। देखो, इसमें नेचर से मतलब है लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की नेचर या नेचर ऑफ लिक्विड। इसमें है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देखो, कोई भी सब्सटेंस होगा, जैसे ये लिक्विड है, इन लिक्विड मॉलिक्यूल्स, जैसे सपोज करो अगर ये वाटर लिक्विड फॉर्म में, तो लिक्विड वाटर के जो मॉलिक्यूल होंगे H2O, दूसरा मॉलिक्यूल होगा उसके साथ में तीसरा मॉलिक्यूल होगा, इन मॉलिक्यूल्स के बीच में आपस में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलेंगे। अब अगर ये इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उस लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में स्ट्रांग है तो उसका वेपर प्रेशर कम होगा। क्यों? क्योंकि वो वेपर फेज में जाने के लिए उसको ज्यादा एनर्जी लगेगी। सिंपल सा है कि अगर लिक्विड में मॉलिक्यूलर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग है तो उस लिक्विड का वेपर प्रेशर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कम होगा एज कंपेयर टू अदर लिक्विड इन विच द इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लो। समझे? दो लिक्विड को अगर कंपेयर करोगे, जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होगी उसका वेपर प्रेशर कम आएगा, और जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगी उसका वेपर प्रेशर ज्यादा। ठीक है, तो नेचर ऑफ लिक्विड में ये बात है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, दो लिक्विड लेते हैं, वाटर और एक हाइड्रोकार्बन ले लेते हैं। हाइड्रोकार्बन जैसे एक पेट्रोल हो गया आपका, डीजल, कैरोसिन, ऑयल, ऑयल में कोई भी ले लो,
ये सारे सारे हाइड्रोकार्बन है, बेंजीन हो गया, ऐसे आप पेट्रोल ले लो, अल्कोहल भी ले लो, ठीक है, मगर आप ले लो इधर पेट्रोल को, आप देखो वाटर के मॉलिक्यूल्स वेपर फेज में कम इजीली जाते हैं एज कम्पेयर टू पेट्रोल। पेट्रोल को देखते हो आप, नॉर्मल टेम्परेचर इस टेम्परेचर पे भी रखेंगे तो उसकी इवेपोरेशन आपको फास्ट दिखेगी एज कम्पेयर टू वाटर। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हाइड्रोकार्बन चेन्स होती हैं, मतलब हाइड्रोकार्बन के जो मॉलिक्यूल होते हैं, उन मॉलिक्यूल्स में जो आपस में इंटरेक्शन होती है वो बहुत वीक होती है, वेरी वीक, उसको वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। और जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ी स्ट्रांग होती है, क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स पोलर होते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल पोलर होते हैं, इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होती है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, तो मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होती है। इसकी वजह से वाटर का जो वेपर प्रेशर होगा किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर कम आएगा किसी हाइड्रोकार्बन के कंपैरिजन में। वैसे आप अल्कोहल के साथ भी कंपेयर कर सकते हो, अल्कोहल भी इजिली वेपराइज्ड हो जाएगी वाटर के कंपेयर, ठीक है। तो ये सिंपल कंसेप्ट है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का। तो लिक्विड वेपर प्रेशर नेचर ऑफ लिक्विड पे भी डिपेंड करता है, पहला फैक्टर हमने ये पढ़ लिया। दूसरा है इसके साथ में टेम्परेचर। देखो दूसरा है टेम्परेचर। किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। अगर आप लिक्विड का जिस टेम्परेचर पे लिक्विड को हीट कर रहे हो आप, अगर उसको इंक्रीज करोगे तो लिक्विड्स के मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज होगी। काइनेटिक एनर्जी मींस एसोसिएटेड विद द मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो लिक्विड्स के मॉलिक्यूल ज्यादा वेपर फेज में जाएंगे। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो वो ज्यादा गैसी स्टेट में जाएंगे, वेपर स्टेज में जाएंगे, ठीक है। तो सिंपल सा है, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा। सपोज करो यही एक लिक्विड है, अगर इसको 20 डिग्री सेल्सियस पे लोगे, उससे वेपर प्रेशर इसका कैलकुलेट करोगे क्लोज सिस्टम करके, तो वो कम आएगा एज कम्पेयर टू 30 डिग्री सेल्सियस। पसंद है? तो इससे क्या है, ये सिंपली काइनेटिक एनर्जी का कंसेप्ट है कि अगर अब उसको ज्यादा टेम्परेचर दोगे, ज्यादा मॉलिक्यूल में काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी और ज्यादा वो वेपर फेज में जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गए दो फैक्टर जिन पे वेपर प्रेशर किसी भी लिक्विड का डिपेंड करता है, ठीक है। इसके बाद आप देखते हैं हम राइट्स लॉ के बारे में। एक्चुअली राइट्स लॉ जो है वो डील करता है वेपर प्रेशर। सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ने, अब एक सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना होगा उसको डिटरमाइन करेंगे, वो हम राइट्स लॉ के अंदर देखेंगे, ठीक है। वेपर प्रेशर का कंसेप्ट कितना सा है, सिंपल, समझ आ गया, ठीक है। अब चलते हैं अगला राइट्स लॉ। अब देखते हैं हम राइट्स लॉ को। एक्चुअली राइट्स लॉ है क्या चीज, पहले ये देखते हैं कि ये है किसके बारे में। राइट्स लॉ जो है ये हमें सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स के वेपर प्रेशर के बारे में बताता है। जैसे हम सॉल्यूशन में कौन से सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, बाइनरी सॉल्यूशन मींस जिसमें दो कंपोनेंट्स है ए और बी, मान लेते हैं हम, सपोज करो ए और बी कंपोनेंट से एक सॉल्यूशन बना हुआ है। इस सॉल्यूशन में ए और बी दोनों है। इस सॉल्यूशन में ए का वेपर प्रेशर कितना होगा और बी का वेपर प्रेशर कितना होगा, मींस जब ए और बी को इसमें मिलाया जाएगा ओवरऑल सॉल्यूशन बनेगा, उसमें ए का वेपर प्रेशर कितना होगा और बी का वेपर प्रेशर कितना होगा, उसके बारे में हमें राइट्स लॉ बताता है। ओके, तो हमने अगर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना है तो उसके लिए हमें चाहिए राइट्स लॉ। अब राइट्स लॉ बोलता क्या है, क्या स्टेटमेंट है इसकी, देखो राइट्स लॉ बोलता है कि सॉल्यूशन में किसी भी कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर है वो बराबर किसके होता है, उसकी मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन और उसका प्योर वेपर प्रेशर। मींस सपोज करो हमारे पास सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है ए और बी, ए का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन में कितना होगा, मींस पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इन सॉल्यूशन इज इक्वल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन। इनसे जो सॉल्यूशन बना हुआ है, सॉल्यूशन में ए की कितनी मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इनटू प्योर प्रेशर ऑफ ए।
प्योर प्रेशर ऑफ ए का मतलब जब ए इंडिपेंडेंट स्टेट पे है, मींस ए को जब मिलाया नहीं गया, अब ये बाहर है, अभी इंडिपेंडेंट है, तब इसका प्रेशर कितना है उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, जिस टेम्परेचर पे आप सॉल्यूशन का प्रेशर कैलकुलेट कर रहे हो। बात समझे? तो सिंपली किसी भी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर इज इक्वल टू इट्स मोल फ्रैक्शन एंड इट्स प्योर प्रेशर। सिंपल सा आप स्टेटमेंट लिख सकते हो, राइट्स स्टेट्स दैट द वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मोल फ्रैक्शन एंड प्योर प्रेशर। सिंपल सा है, ठीक है। अब इस सॉल्यूशन में हमारे दो कंपोनेंट हैं, ए और बी। ए कंपोनेंट का हमने प्रेशर लिख लिया, पार्शियल प्रेशर कितना होगा सॉल्यूशन में। अब बी का कितना होगा, पी ऑफ बी, बी की मोल फ्रैक्शन कितनी है, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इनटू प्योर प्रेशर ऑफ बी। दिस इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ बी कंपोनेंट इन सॉल्यूशन, ठीक है। अब मुझे बताओ सॉल्यूशन का ओवरऑल प्रेशर कितना होगा। सॉल्यूशन का ओवरऑल प्रेशर होगा कि ए उसमें कितना प्रेशर कंट्रीब्यूट कर रहा है और बी उसमें कितना प्रेशर कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसके बराबर ही होगा, ठीक है। तो ये हम देखेंगे ओवरऑल सॉल्यूशन का प्रेशर किसके बराबर होगा। मगर उससे पहले हम देख लेते हैं राइट्स लॉ में, राइट्स लॉ को दो हिस्सों में बांट लेते हैं। एक, अगर सॉल्यूशन के दोनों कंपोनेंट वोलेटाइल हैं, और दूसरा केस सॉल्यूशन में सॉल्यूट जो है वो नॉन वोलेटाइल है, तब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर किसके बराबर होगा। तो हम इसको दो भाग में, दो पार्ट्स में स्टडी करते हैं। राइट्स लॉ फॉर सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल कंपोनेंट्स एंड सेकंड पार्ट राइट्स लॉ फॉर सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है। तो इसका एक पोर्शन ले लेते हैं, हम फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं इसमें राइट्स लॉ फॉर सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल सॉल्यूट, वोलेटाइल कंपोनेंट्स। इसमें दोनों कंपोनेंट्स जो हैं, देखो सॉल्यूशन में हमने दो ही कंपोनेंट स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि हम बाइनरी सॉल्यूशन को स्टडी कर रहे हैं, उसमें दो ही कंपोनेंट होंगे, 1 2 मान लो या ए बी मान लो, ठीक है। तो अगर सॉल्यूशन में दोनों कंपोनेंट वोलेटाइल हैं, वोलेटाइल का मतलब वो कंपोनेंट्स वेपर स्टेट में जा सकते हैं, मींस उनकी गैसी स्टेट एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो उनके लिए राइट्स लॉ क्या होगा, और राइट्स लॉ फॉर सॉल्यूशन कंटेनिंग वन कंपोनेंट नॉन वोलेटाइल, ठीक है, वो दूसरा केस है। तो सपोज करो हमारे पास सॉल्यूशन है, उसमें दो कंपोनेंट हैं ए और बी, और राइट्स लॉ के अकॉर्डिंग ए का वेपर प्रेशर किसके बराबर होगा, वही सेम चीज है, पी ऑफ ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इनटू पी ऑफ बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी प्योर प्रेशर ऑफ बी, ठीक है। अब इस केस में फिर टोटल सॉल्यूशन का प्रेशर कितना होगा, पी ऑफ एस मींस सॉल्यूशन प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वो किसके बराबर होगा, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी, मींस प्रेशर ऑफ ए इन द सॉल्यूशन, प्रेशर ऑफ बी इन द सॉल्यूशन, और वो किसके बराबर है, इन दोनों के बराबर दिया हुआ है, पी ऑफ ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इनटू प्योर प्रेशर ऑफ ए। तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, पी जीरो ऑफ ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, और बी की जगह पे क्या लिख सकता हूं, प्रेशर ऑफ बी की जगह पे प्रेशर ऑफ बी इन सॉल्यूशन इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी और प्योर प्रेशर ऑफ बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इंटू प्योर प्रेशर ऑफ बी। दिस इज द ओवरऑल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन व्हेन इट कंटेन्स बोथ द कंपोनेंट वोलेटाइल, ओके। तो ये आ गया प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो इसको थोड़ा सा और आप मॉडिफाई कर सकते हो, ए की जगह पे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए को 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी भी लिख सकते हो, ठीक है, पी नॉट ए 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी प्लस एक्स बी इंटू पी जीरो ऑफ बी इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन बी, ए की कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन के, अगर एक ही कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन दी हो उसी हिसाब से भी आप इसको निकाल सकते हो, टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसको आप किसी भी तरह से बता सकते हो, ठीक है, इतने तक भी ठीक है, ये भी कर सकते हो। इसको मल्टीप्लाई करोगे पी नॉट ए इंटू 1 पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, तो इसमें आपको प्रेशर जो होगा इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के हिसाब से ही मिल जाएगा, सिंपल, वैसे भी कर सकते हो, इतने तक रखोगे वो भी चलेगा, ठीक। ये केस हो गया राइट्स लॉ फॉर सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल कंपोनेंट्स। अब देखो
अच्छा, ये 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कैसे आया आपको पता है? मोल फ्रैक्शन, सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1, XA प्लस XB 1 के बराबर आएगी, तो XA की जगह पे लिख सकते हैं ना 1 माइनस XB, ने वही चीज लिखी हुई है। ठीक है, तो ये केस हो गया सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इसके बराबर या इसके बराबर, किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। तो ये केस ओवरऑल हो गया राइट्स लॉ फॉर सॉल्यूशन कंटेनिंग बोथ कंपोनेंट्स वोलेटाइल। ओके, अब सेकंड पार्ट में चलते हैं, जिसमें हमने करना है कि अगर सॉल्यूशन में एक कंपोनेंट नॉन वोलेटाइल है और दूसरा कंपोनेंट जो है वो वोलेटाइल है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे शुगर को अगर वाटर में मिलाएं तो शुगर जो है वो नॉन वोलेटाइल है और वाटर जो है वोलेटाइल है, ऐसा सॉल्यूशन। ठीक है, वो एक कंपोनेंट इसमें क्या आ गया, नॉन वोलेटाइल। वैसे ही NaCl को और वाटर में मिलाएंगे, NaCl जो है वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है और सॉल्वेंट जो है वो वाटर है, दैट इज ए वोलेटाइल। ठीक है, वोलेटाइल मींस जो वेपर में कन्वर्ट हो सके और नॉन वोलेटाइल जो वेपर में कन्वर्ट नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे अगर आप साल्ट सॉल्यूशन लोगे तो अगर हीट करोगे तो वाटर इवेपोरेट हो जाएगा, साल्ट नीचे रह जाएगा क्योंकि वो वेपर में नहीं जाएगा। उस केस में वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर होगा? ठीक है, उसमें एक कंपोनेंट तो वेपर प्रेशर के लिए बिल्कुल कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। उस केस में देखेंगे राइट्स लॉ कैसे ड्राइव होता है। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट पार्ट में। अब देखते हैं राइट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए। अगर कोई ऐसा सॉल्यूशन हमने बनाया है जिसमें सॉल्यूट जो है वो नॉन वोलेटाइल है, उस केस में वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का किसके बराबर होगा? ठीक है, मेन स्टेटमेंट राइट्स लॉ की वही रहेगी, किसी भी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर इन सॉल्यूशन वो होता है उसकी मोल फ्रैक्शन और प्योर प्रेशर की मल्टीप्लिकेशन के बराबर। ठीक है, तो फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का देखते हैं। देखो, पहले इससे पहले समझने से पहले आपको नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का इंपैक्ट क्या पड़ता है किसी भी लिक्विड पे, जब हम उसको किसी प्योर लिक्विड में ऐड करते हैं तो उस लिक्विड के वेपर प्रेशर पे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का इंपैक्ट क्या पड़ते हैं, वो क्या होता है, फिर हम इसको इधर देख लेते हैं। देखो, सपोज करो हमारे पास एक लिक्विड है, एक लिक्विड लिया हमने इधर। ठीक है, अब अगर उसको हम हीट करें किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे टी पे, तो इसका एक पर्टिकुलर वेपर प्रेशर आएगा, है ना, P1 सपोज करो इसका वेपर प्रेशर आएगा और इसको क्लोज करेंगे, वही करेंगे दोबारा से इसको क्लोज में लेके। अब अगर इसमें अगर इस लिक्विड में आप सॉल्यूट मिलाते हो, ऐसा सॉल्यूट जो नॉन वोलेटाइल है, मींस जो वेपर में नहीं जाएगा, और वो आप इसमें ऐड करते हो, जैसे सपोज करो NaCl ऐड कर लिया आपने। अब क्या होगा कि इसी टेम्परेचर पे इस लिक्विड का जो वेपर प्रेशर था, जो P1 था, वो डिक्रीज हो जाएगा। मींस जो अब इसका नया वेपर प्रेशर आएगा NaCl डालने के बाद, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने के बाद, वो कम आएगा। क्यों कम आएगा वो चीज हमने देखनी, आएगा कम मगर क्यों आएगा वो चीज हम देखेंगे। देखो, जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो वो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स भी इसमें स्पेस ऑक्युपाई करेंगे और जो इसके सरफेस पे मॉलिक्यूल्स होंगे वहां पे भी इंटरप्ट करेंगे। अब क्या होगा कि जो मॉलिक्यूल्स सरफेस एरिया का टॉप व्यू लेते हैं, जैसे इधर पहले सारे लिक्विड के मॉलिक्यूल्स थे, ठीक है, इसका टॉप व्यू देख रहे हैं, सारे लिक्विड के मॉलिक्यूल थे, प्योर लिक्विड के मॉलिक्यूल। जब इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला तो अब कुछ स्पेस जो है वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट भी ऐड ऑक्युपाई करेंगे। अब क्या होगा कि जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एस्केप करके जा रहे थे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एस्केप करके जा रहे थे वेपर फेस में, वो डिक्रीज हो जाएंगे यहां पे, क्योंकि वेपर फेस में कौन से मॉलिक्यूल जा रहे हैं, सिर्फ प्योर लिक्विड के। अब यहां पे जो सरफेस एरिया इनको मिला वो किसका है, शेड हो गया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट में भी और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के बीच में। ठीक है, तो जो एस्केपिंग टेंडेंसी होगी टूवर्ड्स अ वेपर फेस प्योर लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की, वो डिक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इन्होंने सरफेस को ऑक्युपाई कर लिया और मॉलिक्यूल्स, जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वेपर फेस में जा रहे थे लिक्विड के, वो डिक्रीज हो जाएंगे। बात समझे? तो इसकी वजह से क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर लिक्विड डिक्रीज कर जाएगा। तो जब भी हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ दैट लिक्विड एट दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर डिक्रीजेस। समझा गया? अब हम देखते हैं कि फिर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कैसे निकालेंगे, हम उसको देखते हैं। उसके लिए राइट्स लॉ को देखते हैं। ठीक है, अब आ जाओ, हमारे सपोज करो वही ए कंपोनेंट है उसमें और बी है, ए सॉल्वेंट मान लो और बी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल
सॉल्यूट। और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कौन से, जैसे शुगर हो गया, NaCl हो गया, ठीक है, ये सारे के सारे वेपर फेज में नहीं जा सकते हैं। अब राइल्स लॉ के अकॉर्डिंग सोल्यूशन इनका बन गया, दोनों का सोल्यूशन किसका बना हुआ हमारा, ए और बी कंपोनेंट का। राइल्स लॉ के अकॉर्डिंग सोल्यूशन में ए का वेपर प्रेशर किसके बराबर होगा, पी ऑफ ए किसके बराबर होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू प्योर प्रेशर ऑफ ए, ये होगा। और बी का किसके बराबर होना चाहिए, प्रेशर ऑफ बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इंटू प्योर प्रेशर ऑफ बी, ये होगा। अब देखो जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का तो प्योर प्रेशर कोई नहीं होगा, क्योंकि इसके वेपर्स बनेंगे नहीं तो इसका प्रेशर भी नहीं होगा। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का प्योर प्रेशर क्या होगा, जीरो, ये चीज जीरो हो जाएगी। तो पी बी किसके बराबर हो जाएगा, प्रेशर ऑफ बी किसके बराबर हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इंटू जीरो। तो प्रेशर ऑफ बी कितना हो जाएगा, जीरो। मीन्स नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मीन्स कंपोनेंट बी का जो प्रेशर होगा इन सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू राइल्स लॉ वो जीरो हो जाएगा। राइल्स लॉ के अकॉर्डिंग ये होना चाहिए, मगर उसका प्योर प्रेशर जीरो है, ओवरऑल प्रेशर क्या कंट्रीब्यूट करेगा वो सॉल्यूशन में, जीरो। इसका मतलब जो सॉल्यूशन का ओवरऑल प्रेशर होगा वो किसकी वजह से, सिर्फ ए कंपोनेंट की वजह से आएगा। किसकी वजह से आएगा, ए कंपोनेंट की वजह से आएगा, है ना। देखो पी ऑफ एस प्योर प्रेशर ऑफ प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर है, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी, मींस कंपोनेंट ए का प्रेशर कंपोनेंट बी का प्रेशर, ठीक है। अब प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस जीरो, क्यों, क्योंकि बी का प्रेशर जीरो है। तो सॉल्यूशन का प्रेशर किसकी वजह से, ड्यू टू सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ओनली, बात समझे। तो ये हो गया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए। अब देखो हमने पीछे ही अभी पढ़ा कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने से सॉल्वेंट का प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, प्योर लिक्विड का प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट प्रेशर कंट्रीब्यूट कर रहा है वो कम होगा एज कंपेयर टू इट्स प्योर प्रेशर, वो कम होगा एज कंपेयर टू इट्स प्योर प्रेशर। क्यों, क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो होंगे उसके एस्केपिंग टेंडेंसी डिक्रीज कर रहे हैं। तो इसको खोल के हम देख लेते हैं पहले। पी ऑफ एस किसके बराबर होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू प्योर प्रेशर ऑफ ए। ये ए को, ये वाली चीज हमने खुल के इधर लिख दिया, सोल्यूशन का प्रेशर प्योर प्रेशर इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा आगे देखेंगे जिसमें हम बताएंगे कि बी की वजह से इसका कितना प्रेशर डिक्रीज हुआ है। मैंने बात की ना कि सॉल्वेंट का प्रेशर, प्योर लिक्विड का प्रेशर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने से डिक्रीज हो जाता है। उसको देखेंगे हम कि सॉल्यूशन में उसका प्रेशर कितना हुआ है या कितना कंट्रीब्यूट किया हुआ, बात समझे। चलो वो देखते हैं, इधर आ जाओ। पी ऑफ एस इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू पी जीरो ऑफ ए, ये चीज लिखी हुई है मैंने। प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, मगर ये कम होगी वैल्यू एज कंपेयर टू प्योर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट, ठीक है। अब देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए की जगह पे क्या लिख सकता हूं मैं, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी लिख सकता हूं, क्योंकि सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ दीज टू कंपोनेंट्स वो 1 के बराबर होता है। तो 1 माइनस एक्स बी लिख सकता हूं, 1 माइनस एक्स बी इंटू प्योर प्रेशर ऑफ ए, ओके। ये आ गया पी एफ एस। अब देखो इसको पी नॉट ए को इधर ले आओ, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इधर लाओ, पी ऑफ एस अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी, ठीक है। 1 को एक्स बी को उधर ले जाओ, उसको उधर ट्रांसफर कर लो, तो क्या बन जाएगा ये, इसको अब इधर करते सॉल्व। पी ऑफ एस प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन अपॉन पी नॉट ए, ये जब उस तरफ जाएगा 1 माइनस एक्स बी ना, एक्स बी माइनस का है, इसको इस तरफ लाओगे, इसको प्लस का लिख लो, ठीक है। शिफ्ट करके इधर लाए, इसको उस तरफ ले जाओ तो ये 1 माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको क्रॉस करो, पी नॉट ए माइनस प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, पी नॉट ए मींस प्योर प्रेशर ऑफ ए, ठीक है, अपॉन पी नॉट ए, ये आ जाएगा इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ पी। ये जो चीज आई हमारे पास, ये जो एक्सप्रेशन आई हमारे पास, इस एक्सप्रेशन का बहुत इंपॉर्टेंस है। देखो पी नॉट ए का मतलब हो गया प्योर प्रेशर ऑफ ए, और पी एस मींस प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन,
पी ऑफ एस प्रेशर ऑफ सोल्यूशन और पी नॉट ए प्योर प्रेशर ऑफ ए, वो किसके बराबर होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। अब मुझे बताओ ए का जो प्योर प्रेशर होगा वो हमेशा ज्यादा होगा। सॉल्वेंट जब प्योर स्टेट में होगा वो ज्यादा प्रेशर कंट्रीब्यूट करेगा। जब उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया और वो सोल्यूशन में आ गया, मींस सोल्यूशन बन जाएगा ना, जब सॉल्वेंट में सॉल्यूट मिला दिया सोल्यूशन बन जाएगा। तो सोल्यूशन में जो प्रेशर कंट्रीब्यूट करेगा ए, क्योंकि सोल्यूशन का प्रेशर किसकी वजह से? इधर से सॉल्वेंट की वजह से, सॉल्यूट मॉलिक्यूल कोई प्रेशर कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे। तो सोल्यूशन का जो प्रेशर होगा वो हमेशा कम ही होगा, क्योंकि इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया। इसमें जो सॉल्वेंट प्रेशर कंट्रीब्यूट कर रहा है वो हमेशा कम होगा। तो प्योर प्रेशर ऑफ ए माइनस प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, वो भी किसकी वजह से है? सॉल्वेंट की वजह से। इन दोनों का जो डिफरेंस आया, इसका मतलब क्या हुआ कि कितना प्रेशर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ने कम किया हुआ। सपोज करो सोल्यूशन का जो सॉल्वेंट जो है, जो प्योर स्टेट में है, उसका 10 पास्कल प्रेशर है, ठीक है। जब उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला और उसका सोल्यूशन बना दिया तो उसका प्रेशर कम हो जाएगा। सपोज करो बच गया 8, ठीक है। तो उसने सॉल्यूट ने, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ने कितना प्रेशर कम कर दिया? 2 पास्कल प्रेशर कम कर दिया। बात समझे? ये 10 माइनस 8 कितना हो गया? 2 पास्कल प्रेशर उसने सॉल्वेंट का रिड्यूस कर दिया। तो इस टर्म को हम क्या बोलेंगे? लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर। क्या बोलेंगे? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। किसकी वजह से? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बी। सॉल्यूट की फॉर्म में लिखा ना इसको, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या है? बी हमने क्या लिया हुआ? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है। दिस इज पी नॉट ए माइनस पी ऑफ एस। दिस इज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ड्यू टू नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। और इसको हमने किसके साथ कंपेयर किया है? प्योर प्रेशर ऑफ ए। तो ए का प्रेशर कितना लिया हमने? सॉल्वेंट का प्रेशर प्योर कितना लिया? 10 लिया ना। 10 में से इसने 2 पास्कल प्रेशर रिड्यूस कर दिया। तो जब इसके कंपैरिजन में इसको देखेंगे तो इसको बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। मींस प्योर प्रेशर के कंपैरिजन में उसने कितना प्रेशर रिड्यूस किया? 2 पास्कल। 10 में से 2 पास्कल उसने रिड्यूस कर दिया। तो दिस इज नोन एज, दिस होल एक्सप्रेशन इज नोन एज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसी भी सॉल्वेंट का वो किसके बराबर होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। जितना ज्यादा मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का बढ़ेगा, लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर उतनी ज्यादा होगी। बात समझे? दिस इज नोन एज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। वो किसके बराबर होती है? मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। बात समझे? तो ये एक्सप्रेशन है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए ओवरऑल, और यही क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी भी बनेगी आगे जाके, उसको उधर देखेंगे, ठीक है। बात समझ आए अच्छे से? ठीक है।